नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन का अध्याय 5 लोकतंत्र। और लोकतंत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, एलिट वर्ग यानी कि विशिष्ट वर्ग किसे कहा जाता है? विशिष्ट वर्ग बच्चों उन्हें कहा जाता है जो जनसंख्या का श्रेष्ठ जन होता है, उत्कृष्ट जन होता है, जो साहित्य, कला, संस्कृति या हम कहें पूंजी या धन से संबंधित उसके पास कुछ रुतबा होता है ऐसा, जिसके कारण वह श्रेष्ठ कहलाता है। सैनिक या असैनिक में भी ऊंचा ओहदा होता है तो वो भी श्रेष्ठ दल के अंतर्गत, श्रेष्ठ वर्ग के अंतर्गत कहलाता है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता के हाथ में होती है। मतलब प्रभुसत्ता जनता के हाथ में है, नहीं जनता जो है वह अपने प्रभु को, अपने शासन अधिकारी को चयनित करती है, नियंत्रित भी करती है और निर्देशित भी करती है। और नागरिक जो होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है और ये प्रतिनिधि ही शासन कार्य का संपादन करते हैं। बच्चों, वे जनमत को ध्यान में रखते हुए जनहितार्थ के ही शासन करते हैं और यदि जनता को ये अधिकार है बच्चों कि वह ऐसी सरकार को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है जो सार्वजनिक हितों को अनदेखा कर रही हो। उदार लोकतंत्रवादी क्या कहते हैं कि प्रतिनिधियों का चयन भी वह करता है, शासन कार्य में भी भाग वो लेता है। कौन लेता है? जनता लेती है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। लेकिन जनता के प्रतिनिधि अगर वह कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, जनता के हितार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वह सरकार को बदलने का भी अधिकार रखती है। अब बच्चों हम देखें 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में इटली के दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए। कौन से? परेटो और जी मोस्का। इन्हें विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार भी कहा जाता है। परेटो और जी मोस्का ने उदारवादियों की उपरोक्त मान्यताओं पर कड़ा प्रहार किया। जो ये मान्यता बताइए कि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है, प्रतिनिधियों को चुनते हैं और सरकार को बदलने का अधिकार होता है उस जनता को। अब बच्चों 20वीं शताब्दी में जो इटली के दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए परेटो और जी मोस्का, उन्होंने उदारवाद की मान्यताओं पर कड़ा प्रहार किया और यह कहा कि हर समाज में शासन की शक्ति कुछ विशिष्ट जनों या एक विशिष्ट वर्ग यानी एलिट जिसे कहते हैं उसके पास में होती है। बाद में कई अन्य विचारक आए, रॉबर्ट मिशेल्स आए, जेम्स बर्नहम आए और सी राइट मिल्स आए, ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया। किस सिद्धांत का समर्थन किया? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का समर्थन किया। तो बच्चों विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत को मानने वाले विचारक कौन से हो गए? एक तो पैरेटो हो गए, जी मॉस्का हो गए, रॉबर्ट मिशेल्स हो गए, जेम्स बर्नहम हो गए और सी राइट मिल्स हो गए। तो इन 5 विचारकों का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके बाद बात आती है विशिष्ट वर्ग का क्या अर्थ है। विशिष्ट वर्ग जैसे मान लो शब्दकोश या डिक्शनरी के अनुसार हम देखें तो एलिट जो होता है उसको बोलते हैं श्रेष्ठ जन। इसका अर्थ क्या होता है? आबादी का एक चुनिंदा अर्थात श्रेष्ठ हिस्सा। इस प्रकार श्रेष्ठ जन उन्हें कहेंगे जो अल्प संख्या में होते हैं, इनकी संख्या बच्चों कम होती है तथा अपनी किसी खास उत्कृष्टता के कारण समाज के शेष वर्गों में एकदम अलग और उनके ऊपर दिखाई देते हैं। इस उत्कृष्टता का आधार धन दौलत भी हो सकता है, सैनिक या असैनिक ऊंचा ओहदा भी हो सकता है, चर्च अथवा मठ विषयक अधिकार भी हो सकते हैं, नेतागिरी का गुण भी हो सकता है या अन्य कोई विशिष्टता कुछ व्यक्तियों को समाज के आम लोगों से एकदम पृथक सा कर देती है। बच्चों श्रेष्ठ जन के अंतर्गत कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार के लोग हो सकते हैं, धन दौलत से संबंधित हो सकते हैं, सैनिक असैनिक हो सकते हैं, चर्च के या मठ के मठाधीश भी हो सकते हैं, नेतागिरी के गुण रखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और किसी ने कला साहित्य विज्ञान में अगर ख्याति प्राप्त करी है तो वो व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये जो लोग होते हैं बच्चों, ये लोग कुछ ही होते हैं, संख्या में ये कम होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, अल्प संख्या में होते हैं। ये अल्पसंख्यक का मतलब वो नहीं है ना, अल्पसंख्यक का मतलब है कि ये संख्या में कम होते हैं। तो ये संख्या में कम होते हैं, इनकी एक गुणवत्ता ये होती है कि इन्हें इस प्रकार का कार्य आता है कि वह जनता को नियंत्रित कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें। और ये वे व्यक्ति होते हैं जो अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थानों पर स्थित होते हैं, मतलब उच्च स्थानों पर स्थित होते हैं।
और इसलिए वे राजनीतिक गतिविधियों का भी संचालन करने लगते हैं। धीरे धीरे इन इन लोगों की जो एलिट वर्ग होता है, इन लोगों की भागीदारी राजनीति के अंतर्गत अत्यधिक होने लग जाती है, अर्थात पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं उनके संचालन में इनके भागीदारी धीरे धीरे सुनिश्चित होने लग जाती है। राजसत्ता पर अधिकार जमा लेने के कारण उन्हें कई नामों से संबोधित किया जाता है। राजसत्ता जो सरकार है उनके उस पर अधिकार जमा लेने के कारण इन्हें कई नामों से संबोधित किया जा सकता है, जैसे कि शासक वर्ग, रूलिंग क्लास कहते हैं, सशक्त श्रेष्ठ जन भी कह सकते हैं और उच्च वर्ग भी कह सकते हैं। तो इन नामों से भी इन्हें जाना जा सकता है। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो शासक वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं ये, और सशक्त श्रेष्ठ जन भी कह सकते हैं और उच्च वर्ग भी कहा जा सकता है बच्चों। अब बात आती है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। हम देखें बच्चों, विल्फ्रेड पारेटो की हमने बात की थी, तो विल्फ्रेड पारेटो ने विशिष्ट वर्ग को दो श्रेणियों में रखा है। एक तो बहुत बताया है सामाजिक श्रेष्ठ जन, सोशल एलिट, और तथा अधिशासी श्रेष्ठ जन। सामाजिक श्रेष्ठ जन के अंतर्गत उसने इन व्यक्तियों की गिनती की है जो सफल व्यापारी होते हैं, श्रेष्ठ कलाकार होते हैं और उच्च कोटि के प्रोफेसर होते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक तथा अन्य इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये समाज में रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ जन होते हैं जिनका सीधा संबंध पॉलिटिकल एक्टिविटीज से होता है। ये लोग वास्तव में शासन तो नहीं करते हैं, पर अपने मस्तिष्क और श्रेष्ठता के कारण समाज में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। देखो बच्चों, इनको हम कहाँ देख सकते हैं? सफल व्यापारी, श्रेष्ठ कलाकार, उच्च कोटि के प्रोफेसर और बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक और अन्य इसी प्रकार से और भी कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं। इनको हम कहाँ देख सकते हैं? वर्तमान समय में आप इन्हें विभिन्न प्रकार के जो न्यूज चैनल्स हैं हमारे टीवी के अंतर्गत, उनमें हम वाद विवाद करते हुए निश्चित रूप से हम उन्हें देख सकते हैं, और ये किसी न किसी राजनीतिक गतिविधि से संबंधित होते हैं। ये शासन तो नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन अपने मस्तिष्क और श्रेष्ठता के कारण समाज में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। शासकगण उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते। शासकगण होते हैं जो कि सरकार जो होती है इनकी इच्छा की अवहेलना बिल्कुल नहीं करती है। और अधिशासी श्रेष्ठजन कौन से होते हैं? एक तो हमने सामाजिक श्रेष्ठजन पढ़ा, एक पढ़ा हमने अधिशासी यानी गवर्निंग एलिट के अंतर्गत वे सभी राजनेता आते हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, सैन्य अधिकारी भी आते हैं और वास्तव में शासन सूत्र का संचालन करते हैं। ये कहलाते हैं गवर्निंग एलिट, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। ये अधिशासी श्रेष्ठजन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो शेर के गुण रखते हैं, क्वालिटी ऑफ ए लॉयन, और चालाकी के बजाय बल द्वारा शासन करते हैं। और एक वे होते हैं जो लोमड़ी यानी फॉक्स की भांति छल कपट में कुशल होते हैं और अवसरों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। इसमें क्वालिटी किसकी होती है? फॉक्स की, क्वालिटी ऑफ ए फॉक्स की तरह। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अधिशासी श्रेष्ठजन जो हैं, गवर्निंग एलिट जो हैं, दो प्रकार के हो गए। एक तो क्वालिटी ऑफ ए लॉयन, एक क्वालिटी ऑफ ए फॉक्स, जो लोमड़ी की तरह छल कपट करके चालबाजियां करके अपने आप को बनाए रखते हैं सत्ता में और अवसरों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। परिस्थितियां जैसे परिवर्तित होती हैं वैसे ही अपने आप को परिवर्तित भी कर लेते हैं। अब बच्चों बात आती है जी मॉस्का की। ये तो पारेटो ने बताए, दो प्रकार बताए, सामाजिक श्रेष्ठ जन और दूसरा बताया अधिशासी श्रेष्ठ जन। अब बात आती है जी मॉस्का की। जी मॉस्का कहते हैं कि समाज को दो वर्गों में विभक्त किया है, एक तो शासक वर्ग को और एक शासित वर्ग को। शासक वर्ग एक छोटा सा वर्ग होता है, पर ये व्यक्ति पूर्णतः संगठित होते हैं। बहुसंख्यक लोग शासित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो बहुसंख्या में होते हैं, बहुसंख्या में जनता होती है, तो जनता शासित वर्ग के अंतर्गत आती है। बहुसंख्यक होते हुए भी ये लोग एक असंगठित भीड़ के समान होते हैं, असंगठित भीड़ होती है ये, इसलिए राजसत्ता में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। जी मॉस्का कहते हैं कि सभी समाजों में दो वर्गों के व्यक्ति होते हैं, एक वे जो शासन करते हैं और दूसरे वे जिन पर शासन किया जाता है। शासक वर्ग सदैव एक छोटा सा वर्ग होता है, जिसे एलिट वर्ग भी हम कह सकते हैं या गवर्निंग एलिट भी कह सकते हैं, और यही वर्ग सभी राजनीतिक क्रियाओं का संपादन करता है, निष्पादन करता है और राजसत्ता पर एकाधिकार कायम कर लेता है।
फलस्वरूप यही वर्ग सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है और शासित वर्ग यद्यपि संख्या में बहुत बड़ा होता है पर उसकी नियति यह है कि उस पर शासन किया जाए। तो जी मॉस्का ने भी दो ही प्रकार बताए हैं। समाज में दो प्रकार के वर्ग रहते हैं, एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग। तो शासक वर्ग हो गया, गवर्निंग एलिट हो गया, और शासित वर्ग जो होता है वो बहुसंख्या में होते हैं और एक असंगठित भीड़ की तरह होता है। जबकि शासित वर्ग जो होता है वो पूर्णतया संगठित होता है और वह शासित वर्ग पर यानी बहुसंख्यक लोगों पर शासन करता है। अब बच्चों पेरेटो की बात कर ली हमने, जी मॉस्का की बात कर ली, अब बात आती है रॉबर्ट मिशेल्स की। रॉबर्ट मिशेल्स क्या कहते हैं? अल्पतंत्र के लौह नियम की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगोग्राफी का प्रतिपादन किया है और उसके अनुसार अधिकांश मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। अधिकांश मनुष्य क्या होते हैं? स्वभाव से निष्क्रिय होते हैं, जो स्वयं शासन चलाने का न सामर्थ्य रखते हैं और न ही इच्छा शक्ति रखते हैं। तो अधिकांश मनुष्य स्वभाव से निष्क्रिय होते हैं, तो वो निष्क्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति कौन से हो गए? जनता। ऐसी स्थिति में यह बड़ा स्वाभाविक होता है कि नेतागण राजसत्ता पर एकाधिकार जमा ले। जो नेतागण होते हैं जिनके अंतर्गत जिन व्यक्तियों के अंतर्गत नेता के गुण होते हैं वो राजसत्ता को संभाल लेते हैं, उस पर एकाधिकार जमा लेते हैं। चाहे जो शासन प्रणाली हो पर राजनीतिक शक्ति पर एक छोटे से वर्ग का ही अधिकार होता है और इसे ही गवर्निंग एलीट यानी अल्पतंत्र के लौह नियम कहा जाता है। तथाकथित हम देखें तो लोकतंत्रीय देशों में पेशेवर राजनीतिज्ञ पैदा हो गए हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णय ये लोग ही करते हैं। कौन से लोग करते हैं? पेशेवर राजनीतिज्ञ। अब अल्पतंत्र के लौह नियम का समझ में आया अर्थ बच्चों? अल्पतंत्र कौन सा हो गया? ऐसा छोटा सा तंत्र, ऐसा छोटा सा शासन या ऐसे कुछ ही लोग जो सिर्फ शासन व्यवस्था को संभालते हैं, उनका ही लोहा जो है बजता है, यानी वही जो है निर्णय कर सकते हैं, नीतियों का निर्माण कर सकते हैं और शासित वर्ग पर यानी जनता पर शासन कर सकते हैं। इसे रॉबर्ट मिशेल्स ने क्या कहा है? अल्पतंत्र के लौह नियम से इसे इंगित किया है बच्चों। अब बच्चों बात आती है शासक वर्ग की विशिष्टताएं। शासक वर्ग जो होता है यानी जो सरकार होती है, जो राजा होता है, उसके अंदर क्या विशिष्टताएं होती हैं रूलिंग क्लास के अंतर्गत, वो इसमें बताई गई हैं। सबसे पहले हम देखें, हर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटे से वर्ग का प्रादुर्भाव हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटे से वर्ग का प्रादुर्भाव यानी उसका उद्भव हो जाता है, जो अपनी दौलत या प्रतिष्ठा या प्रभाव के कारण सभी प्रमुख पद हथिया लेता है। मतलब यदि उसके पास दौलत है, प्रतिष्ठा है, तो वह क्या करेगा? वह सारे पद जो हैं वो हथिया लेता है और इस वर्ग के लोग ही निर्णयकारी प्रक्रियाओं में प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा वर्ग जो होता है वो धन, पूंजी और अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर वह सत्ता में आ जाता है और सत्ता में आने के बाद सारी निर्णयकारी प्रक्रियाओं पर में प्रभावी भूमिका निभाता है, नीतियों को प्रभावित भी करता है। अब दूसरी बात हम देखें बच्चों, आमतौर पर विशिष्ट वर्ग में इस तरह के लोग शामिल होते हैं। कौन से लोग? प्रशासनिक अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, उच्च सैन्य अधिकारी, धर्माधिकारी, औद्योगिक घरानों के मालिक, आयात निर्यात व्यापार में संलग्न व्यक्ति, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो व्यक्ति, और बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, राजनीतिक दलों के पूज्य प्राधिकारी। तो इस प्रकार से ये लोग जो होते हैं वो शासन सत्ता में धीरे धीरे अपना पैर जमा लेते हैं या शासन सत्ता को हथिया लेते हैं। अब तीसरी बात आती है, विशिष्ट वर्ग सत्ता पर एकाधिकार रखता है। बच्चों, विशिष्ट वर्ग निश्चित रूप से सत्ता में एकाधिकार रखता है। जनसाधारण वर्ग जो है सत्ता पर एकाधिकार नहीं जमा पाता क्योंकि उसके पास इतनी योग्यता, उतनी काबिलियत नहीं होती जितनी कि विशिष्ट वर्ग के पास होती है। जे शुम्पीटर हैं वो कहते हैं कि चुनावों के माध्यम से लोगों को सिर्फ यह अवसर मिलता है कि किन्हीं खास विशिष्ट लोगों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरे किन्हीं विशिष्ट लोगों को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए। इस विशिष्ट लोगों के संचरण का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? विशिष्ट लोगों के संचरण का सिद्धांत। मतलब पहले चुनावों में कौन बैठा? विशिष्ट वर्ग। दोबारा चुनाव हुए तो किन्हीं दूसरे विशिष्ट वर्गों को ही उसने राज सिंहासन पर बैठा दिया। मतलब क्या हुआ? विशिष्ट लोगों का संचरण हो गया, सर्कुलेट हो गए वो। थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट, मतलब ये थ्योरी किसने दी?
J.A. शुम्पीटर ने दी। वो कहते हैं कि घूम फिर कर जो है बारी बारी से वो विशिष्ट वर्ग ही जो है गद्दी पर बैठते रहते हैं। और वो विशिष्ट वर्ग कौन होता है? वह विशिष्ट वर्ग धन, पूंजी, नेता के गुणों वाला, ख्याति प्राप्त व्यक्ति, यही सैनिक और असैनिक पदों पर प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी जो लोग होते हैं ये विशिष्टता प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है और ये आसानी से शासन सत्ता में अपना पैर जमा लेते हैं। अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट आता है, विशिष्ट वर्ग में आसानी से नए लोगों का प्रवेश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रवेश द्वार पर बैठे ये लोग, कौन से लोग? विशिष्ट जन यानी एलीट वर्ग, बड़ी मुस्तैदी से अपने विशेष अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये किसी भी नए व्यक्ति को या किसी नए उम्मीदवार को या किसी नए प्रतिनिधि को या किसी नए नेता के गुणों को रखने वाले व्यक्ति को जल्दी से प्रवेश नहीं करने देते हैं। विशिष्ट वर्ग में अंदरूनी प्रतियोगिता होती रहती है और बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ वे सब एकजुट हो जाते हैं। जब यदि कोई बाहरी व्यक्ति या आम जनता में से कोई व्यक्ति उठ करके उन विशिष्ट जनों के अंदर शामिल होने का प्रयास करता है या राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत आने का प्रयास करता है, तो बच्चों ये सभी जो लोग हैं विशिष्ट जनों में, जब विरोधी हों या पक्षधर पार्टी के हों, सभी तरह के लोग जो हैं वो सब एकजुट हो जाते हैं और अंदर आने के लिए वो सब इनको एक तरह से रास्ते में खड़े हो जाते हैं या रास्ता बंद कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इन विशिष्ट वर्गों में आसानी से कोई भी नया व्यक्ति जो है या नया प्रतियोगी जो है प्रवेश नहीं कर पाता है। बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का, बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। अब पांचवा बिंदु हम देखें बच्चों, चुनावों के माध्यम से उनकी सत्ता का वैधीकरण हो जाता है, पर वे स्वेच्छाचारी ढंग से ही शासन करते हैं। चुनावों के माध्यम से उनकी सत्ता का वैधीकरण होता है, मतलब जब चुनाव होते हैं तब जनता जो है उन्हें क्या देती है? मत देती है। मत के द्वारा उन्हें समर्थन देती है और समर्थन देने के बाद उस विशिष्ट जन या उस विशिष्ट जन ने जो राजनीति के अंतर्गत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है, वह सुनिश्चितता उस मत के देने से या उसके बहुमत के आ जाने पर उसकी वैधता स्थापित हो जाती है, ये वैधता सुनिश्चित हो जाती है। पर वे स्वेच्छाचारी ढंग से ही शासन करते हैं। जो यदि उस सत्ता का वैधीकरण कर दिया है चुनावों के माध्यम से जनता ने, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं वो विशिष्ट वर्ग, तब वे कैसे कार्य करते हैं? स्वेच्छाचारी ढंग से ही कार्य करते हैं शासन के अंतर्गत। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उन्हें जनसाधारण के हितों की कतई चिंता नहीं होती, मतलब जनता के हितों के बारे में उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। वे आत्म केंद्रित होते हैं और स्वयं सभी सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं। तो ये विशिष्ट जन जो होते हैं किसी भी प्रकार से जनता के समर्थन के आधार पर या बल प्रयोग के आधार पर सत्ता में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद वे स्वेच्छाचारी ढंग से कार्य करते हैं और जनता के हितों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते और उन सभी सुविधाओं का उपभोग करने की इच्छा रखते हैं, उपभोग करते भी हैं जो सुविधाएं उस नेता को या उस प्रतिनिधि को दी जाती हैं। अब बच्चों बात करते हैं विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का मूल्यांकन। विशिष्ट वर्गवादियों का कहना है कि किसी भी समाज में इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता कि राजसत्ता का उपभोग कुछ थोड़े से लोग ही करें। जनता के लिए तो सरकार होती है पर जनता की सरकार नहीं होती है। विशिष्ट वर्गवादियों क्या कहते हैं अपने पक्ष में? वो अपने पक्ष में ये कहते हैं कि ये जो इतनी बहुसंख्या में जो जनता है इनके पास कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई भी ऐसा उत्तर नहीं होता कि वह इन विशिष्ट जनों को महत्ता नहीं दें। जनता के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है पक्ष रहता है कि वह इन प्रतिनिधियों को, इन विशिष्ट जनों को अपने ऊपर बिठाए और सरकार स्थापित करे और वह शासन करे। लेकिन जनता के लिए सरकार होती है पर जनता की सरकार नहीं होती, यह बिल्कुल सर्वविदित है। क्योंकि जब सरकार जनता के ऊपर बनकर आ जाती है, सरकार स्थापित हो जाती है, तब वह जनता के हित के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करती है।
कई प्रमुख विचारकों ने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत की कुछ एक मान्यताओं का भी समर्थन किया है। फिर भी वे इस तरह के निष्कर्ष के विरुद्ध हैं कि पश्चिम के उदार लोकतंत्री समाजों में लोकतंत्र है ही नहीं और वहां एक स्वतंत्र एक तरह का वर्गतंत्र या कुलीन तंत्र कायम हो गया है। और इन विद्वानों में शुम्पीटर, सारटोरी, कार्ल मेनहेम के नाम भी उल्लेखनीय माने गए हैं और इन्होंने अपने अपने ढंग से विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत की आलोचना की है। तो आलोचकों में आप देख सकते हैं शुम्पीटर, सारटोरी और कार्ल मेनहेम को। इसके बाद हम देखें शुम्पीटर क्या कहते हैं। J.A. शुम्पीटर वो कहते हैं कि उदार लोकतंत्री देशों में सत्ता के लिए खुली प्रतियोगिता देखने को मिलती है। आज जो सत्ता में है उन्हें अगले चुनाव में पुनः जनता से वोट मांगने होंगे। उन्हें ये बतलाना होगा कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं। सत्ता प्राप्त कर लेने पर उन्होंने यदि वह अवसर लापरवाही से गंवा दिया तो जनता दोबारा उन्हें वोट नहीं देगी। इस तरह लोकतंत्र में जनता को अपनी पसंद के नेता और अपनी पसंद के कार्यक्रम को चुनने का मौका मिलता है। अन्य किसी शासन प्रणाली में इस तरह की संभावना नहीं होती है। जिन विद्वानों ने आलोचना करी है उनका प्रत्युत्तर देते हुए शुम्पीटर कहते हैं कि अब देखिए आपके लोकतांत्रिक देशों में क्या स्थिति है कि लोकतांत्रिक देशों में प्रतियोगिताएं जो है खुले रूप में होती हैं, ओपन होती हैं, ओपन कंपटीशन होता है। यदि वह अपने कार्यकाल के समय अगर जनता के हितार्थ कार्य नहीं करती हैं, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करती हैं और रचनात्मक कार्य नहीं करती हैं, तो वह जनता आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में, आने वाले कार्यकाल में उन्हें कभी वोट नहीं देगी, उन्हें दोबारा स्थापित नहीं करेगी। इस प्रकार से अन्य कोई शासन प्रणाली भी इस तरह से कोई भी संभावना नहीं होती कि वह उनको वहां पे स्थापित कर पाए। अब बात आती है जी सारटोरी की। वो कहते हैं लोगों को बार बार यह भी याद दिलाकर कि शासन कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है, उन्हें कहीं बगावत के लिए भी तो नहीं उकसाया जा रहा है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम अलोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। आम जनता अपने आप शासन चलाने में समर्थ नहीं होती और इसलिए वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसमें आपत्ति की क्या बात है। नेताओं से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं होता। नेता ही जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है और खतरा तब होता है जब नेता की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की संवैधानिक सीमाएं नहीं होती हैं। पश्चिम के उदार समाजों को हम लोकतांत्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि जनता ही इस बात को तय करती है कि अमुक नेता का नियंत्रण कितने समय के लिए हो और उसके बाद कौन नया नेता उसका स्थान ग्रहण करे। सभी राजनेताओं को संविधान और कानूनों के प्रति सत्यनिष्ठा होने की शपथ लेनी पड़ती है। तो बच्चों जी सारटोरी हैं वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि लोगों को बार बार हम ये याद दिलाया जाता है कि शासन के कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है, उन्हें कहीं बगावत के लिए तो नहीं उकसाया जा रहा है। उदार लोकतंत्री व्यवस्था को हम अलोकतांत्रिक कभी नहीं कहेंगे। सारटोरी ये भी कहना चाहते हैं कि आम जनता जो होती है वो शासन चलाने में समर्थ नहीं होती है, इसीलिए चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वही शासन चलाती है और उसी के द्वारा ही नीतियां नियम बनाए जाते हैं। यदि संवैधानिक सीमाएं उसके ऊपर लगाई जाती हैं तो वह कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। इसके साथ ही बच्चों आगे बात आती है कार्ल मेनहम की। कार्ल मेनहम कहते हैं कि वास्तविक नीति का निर्धारण कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि समाज लोकतंत्रीय है ही नहीं। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जनता चुनावों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद अपनी इच्छा या आकांक्षा का परिचय दे सके। उसका यह अर्थ नहीं कि शासन कार्य में हर समय जनता की सीधी भागीदारी हो, अर्थात यह काफी है कि व्यापक मताधिकार या वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव समय समय पर होते रहें। कार्ल मेनहम कहते हैं कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या स्थिति होती है कि वहां पे कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि समाज लोकतंत्री है ही नहीं, क्योंकि जनता के द्वारा जब वो चुनकर आया है तो जनता ने उन्हें उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें समय दिया है और जनता के पास भी यह अधिकार होता है कि वह उनकी स्वयं जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहे। जनता सीधी भागीदारी तो नहीं कर सकती है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण
कायम रखती है। और वयस्क मताधिकार एक ऐसा नियंत्रण है जिसके माध्यम से वह समय समय पर उस उदार लोकतांत्रिक शासन पद्धति पर नियंत्रण लगाती है। अब बात करें हम चौथे बिंदु पर, हर समाज में जनसंख्या का एक विशाल भाग राजनीति के प्रति स्वभाव से ही उदासीन होता है। जनसंख्या का एक विशाल भाग जो होता है राजनीति के प्रति उदासीन होता है, और यहाँ तक कि वह मताधिकार का भी इस्तेमाल नहीं करता। मतलब जब चुनाव होते हैं तब वह मत डालने भी नहीं जाता। उसकी वजह से मतदान यदि फीका रहे तो इसमें लोकतंत्रीय विधियों का क्या दोष हो सकता है। फीका रहे से मतलब जब मतदान होता है तब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है लोकतंत्र में। और क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो जनता है वह मत डालने जाती ही नहीं है। डेविड रेजमन है, वो कहते हैं कि सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निद्राचारी लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने से लोकतंत्र की सेवा नहीं होगी। ऐसा आलोचक कहते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा और पोलिंग बूथ पर ले जाने तक ही लोकतंत्र जीवित नहीं है। लोकतंत्र के लिए सरकार को जनता के हितार्थ के लिए कार्य करने होंगे, उसको प्रतिबद्ध होना होगा जनता के प्रति, जनता के उत्तरदायित्वों को, उनकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को भी पूरा करना होगा। इसके बाद बच्चों बात आती है पांचवा बिंदु, जिसमें विशिष्ट वर्गवादियों की इस धारणा से हम सहमत नहीं है। मतलब उदार लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाने वाले वो सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि सरकार का रूप चाहे जो भी हो, सरकार चाहे फासिस्टवादी हो या कम्युनिस्ट हो या उदार लोकतांत्रिक हो, हर शासन प्रणाली में एक विशिष्ट वर्ग ही राज सत्ता पर एकाधिकार रखता है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट वर्ग ही राज सत्ता में आता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी गुणवत्ता होती है, ऐसे गुण होते हैं जो वह सभी संपूर्ण जनता यानी बहुसंख्या को नियंत्रित कर सकता है, अनुशासित कर सकता है। कम्युनिस्ट और फासिस्ट प्रणालियों के अंतर्गत समस्त क्रियाकलाप पर राज्य का असीम नियंत्रण देखने को मिलता है। इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति या उसके संगी साथी ही शासन संबंधी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं, पर उदार लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। देखो बच्चों, जैसा कि बताया गया है कि कम्युनिस्ट और फासिस्ट जो प्रणालियां हैं, कम्युनिस्ट और फासिस्ट जो शासन प्रणालियां हैं, उनके क्रियाकलाप को यदि हम देखें तो राज्य के पास असीम नियंत्रण होता है। वह अपनी इस शक्ति का असीम प्रयोग करता है। इस विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट लोगों के जो संगी साथी हैं वही शासन संबंधी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। जबकि यदि हम देखें उदार लोकतांत्रिक शासन पद्धति में इस प्रकार से नहीं होता। वोट देने का अधिकार जनता की राजनीतिक शक्ति का परिचायक है और इसी के द्वारा वह सरकार को बनाती है और बिगाड़ती है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत ने लोकतंत्र की मानवीय आकांक्षा को बाजारी लेन देन का रूप दे दिया और यही उसका प्रमुख दोष है। बच्चों, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समय समय पर चुनाव होते हैं और समय समय पर चुनाव होकर के जनता अपनी वैधता जो है या वैधीकरण जो है वो प्रस्तुत करती है। वह किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि को अपना मत देकर जिताकर अपने सरकार के रूप में स्थापित कर सकती है और वही सरकार जो है जनता के हितार्थ के लिए कार्य करता है और उसके पास एक संवैधानिक, उन राजनीतिक सत्ताधारियों के पास एक संवैधानिक नियंत्रण भी होता है जिसको वे पार नहीं कर सकते हैं। और यदि उस उदार लोकतांत्रिक सरकार को या उस सत्ताधारी को वापस अपने इसी सरकार के रूप में या सत्ता के रूप में आना होगा तो निश्चित रूप से उसे लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी, जनहितार्थ के कार्य उसे करने होंगे। ये तो सिर्फ विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकारों ने अपनी मानवीय आकांक्षा को बाजारी लेन देन के रूप में स्थापित कर दिया है और यह जो बाजारी लेन देन का जो रूप उन्होंने दिया है अपने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के रूप में, अपनी आकांक्षाओं के रूप में, ये बिल्कुल ही गलत है और ये सबसे बड़ा दोष उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने वाले या उदार लोकतंत्र को अपनाने वाले विद्वान जो हैं इसे बताते हैं कि यह इसका बहुत ही बड़ा दोष है। बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपसे कि आपको यह लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विकासशील देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, विकासशील देशों में यदि हम बात करें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, इनमें किस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इनकी लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है वो किस प्रकार से
जनता के हितार्थ के लिए है, जनता के लोक कल्याण के लिए है। इन सभी चीजों को हम देखते हुए इन पर हम चर्चा करेंगे। और बच्चों, इसमें हमने जो बात की, जो पेरेटो, मॉस्का, मिशेल्स, इन सभी विद्वानों के नामों को आपको स्मरण में रखना होगा, याद रखना होगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।